Good morning, students. Today we are going to discuss about financial and non-financial incentives. These are the types of motivation या फिर हम इसे टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन भी कह सकते हैं. Motivation, it is a process of stimulate the people to do work for achieving the organizational goal. तो कहते हैं कि एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल या फिर मॉनेटरी इंसेंटिव्स, और नॉन फाइनेंशियल मीन्स नॉन मॉनेटरी incentives. Firstly, we will discuss about financial incentives. अब ये देखो, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस, इट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मनी की बात कर रहे हैं. तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टली मनी में मेज़र कर सकते हैं. आज के टाइम में मनी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मनी को हम परचेजिंग पावर से रिलेट करते हैं. जिसके पास आज के टाइम में ज़्यादा पैसा है, लोग उसी को सलाम ठोकते हैं, क्योंकि अगर उसके पास पैसा है तो वो कुछ भी परचेज कर सकता है. तो जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो पर्सन की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड को सेटिस्फाई करती है. तो अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में कौन कौन से आ जाते हैं. फर्स्ट आता है पे एंड अलाउंसेस, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को हम कैसे कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसको अच्छी सैलरी देकर. ठीक है, तो जो सैलरी है वो क्या है, बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव है. जो सैलरी है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, बेसिक पे प्लस डीए. डीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस. तो सैलरी से हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उनको अच्छी सैलरी देकर, उनको एनुअल इंक्रीमेंट देकर. अगर उनको अच्छी सैलरी देंगे तो ऑब्वियस है वो लोग मोटिवेट होंगे और वर्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे. सेकंड आता है प्रॉफिट शेयरिंग. अब ये देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो भी प्रॉफिट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है और जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन दोनों के एफर्ट्स की वजह से, उन दोनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है. तो एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करता है, वो ये कहता है कि ये देखो, फॉर एग्जांपल कि हमें एवरी ईयर 10 लाख का प्रॉफिट होता है, हमें एवरी ईयर 10 लाख का प्रॉफिट होता है. तुम अच्छे से वर्क करो, अगर तुम अच्छे से वर्क करोगे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और 10 लाख से अबव 10 लाख जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम आप लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सैलरी के अलावा. मतलब सैलरी तो जो आपको रेगुलर मिल रही है, प्लस जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन होगा, उसमें भी आपका शेयर होगा. अब एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो होगा उसे हमें भी क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, उसमें हमें भी क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा. तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, प्रॉफिट इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, और प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए वो क्या करेंगे, वर्क अच्छे से करेंगे. यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग भी क्या है, एक इंसेंटिव है. कौन सा, फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्योंकि इसमें क्या दी जा रही है, प्रॉफिट दिया जा रहा है. प्रॉफिट मतलब मनी दी जा रही है, तो वो लोग वर्क को बहुत अच्छे से करेंगे. उसके बाद आता है थर्ड, को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन. इसमें क्या करती है, एक जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मोटिवेट करती है, कंपनी क्या करती है, शेयर्स
जो कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, अब एम्प्लॉयज़ को सैलरी तो मिल ही रही है, कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू कर देती है मार्केट प्राइस से लेस पर, लोअर प्राइस पर शेयर इशू कर देती है या फिर लेस देन मार्केट प्राइस। अब क्या होगा, उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही है। अब जब शेयर्स मिलेंगे, इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और तुम्हें ये पता है कि जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या मिल जाता है, वोटिंग राइट मिल जाता है, मतलब वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे मैनेजमेंट में। उसके अलावा उनको डिविडेंड भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल रही है, मनी मिल रही है। तो को पार्टनरशिप भी एक ऑप्शन है, एक इंसेंटिव है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का। आया समझ। फर्स्ट क्या बताया, पे एंड अलाउंसेस, जिसमें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। सैलरी में जो भी बेसिक पे हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, जो भी एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। प्रॉफिट शेयरिंग, इसमें क्या है कि कंपनी को जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के अंदर एम्प्लॉयज़ को भी शेयर दिया जाता है। को पार्टनरशिप, इसमें जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो मार्केट प्राइस से लेस पर इशू कर दिए जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। इससे उनको क्या डबल बेनिफिट मिलता है, एक तो मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, दूसरा उनको शेयर्स पर डिविडेंड भी मिलेगा। अब इससे क्या होगा, ओनरशिप की फीलिंग आएगी, क्योंकि आपको ये पता है ना जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओनरशिप वाली फीलिंग भी आती है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड मतलब क्या है, आउटपुट से रिलेटेड, कि एक एम्प्लॉय का आउटपुट कितना है, वो कितना वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन दिए जाएंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्क। जो जितना ज़्यादा वर्क करेगा उसको उतने ज़्यादा सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगी। अब एम्प्लॉय को ये पता है ना कि मुझे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, मुझे वर्क के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जितना ज़्यादा वर्क करूँगा, जितना अच्छे से वर्क करूँगा, मेरे को वेजेस और ज़्यादा मिलेंगी। देन आता है हमारा फिफ्थ, बोनस। अबव सैलरी, सैलरी से अलग जो भी एक्स्ट्रा मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोनस। ये बोनस इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड्स भी हो सकता है। जैसे दिवाली पर मिलता है, तब क्या है, कंपनी ने बोनस दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर क्या है, एनिवर्सरी है कंपनी की, 25 ईयर्स हो गए, 50 ईयर्स हो गए, इस तरह से कुछ भी ओकेज़न होता है तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे देती है। या फिर कोई भी ट्रिप दे दिया, फैमिली टूर दे दिया, तो वो सब किस में आ जाता है, बोनस में। उसके बाद आता है सिक्स्थ हमारा परक्यूजिट्स, जिसे हम पर्क्स भी बोलते हैं। पर्क चॉकलेट है ना, उसे आप लोगों को ध्यान में रहेगा। तो परक्यूजिट्स क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे हमने कहा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है, जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। अब ये देखो, मान लो आप किसी घर में रह रहे हो और वो घर जो है वो किराए का है, मतलब आप वहाँ पर रेंट पे कर रहे हो। अब क्या है, आपको वहाँ पर रेंट पे करना पड़ रहा है, बट कंपनी आपको क्या कर रही है, हाउस रेंट अलाउंसेस दे रही है। इट मीन्स कि एम्प्लॉय जिस घर में रह रहा है उस घर का जो किराया है वो कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी। इट मीन्स कि इनडायरेक्टली आपको क्या फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है कि वहाँ का जो रेंट है वो आपको पे ना करके कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। तो परक्यूजिट्स क्या होता है, जो भी हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी तरह एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं कि आपके बच्चों की फ़ीस, एक एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनके चिल्ड्रन की जो भी एजुकेशन पर खर्चा है वो उस एम्प्लॉय को नहीं करना पड़ेगा, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों की एजुकेशन का खर्चा उठाएगी। अदरवाइज़ क्या होता है, एम्प्लॉय को करने पड़ते,
तो वहाँ पे क्या है, उसको नहीं करने पड़ रहे वो खर्चा, वो जो एक्सपेंस है वो कौन बियर कर रहा है, कंपनी कर रही है। तो क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो परक्विजिट्स या पर्क्स क्या होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, ये किस लिए होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। उसके अलावा आ जाता है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे क्या है, क्योंकि हमने ये कहा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव एक पर्सन की कौन कौन सी नीड्स को पूरा करता है, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड। सेफ्टी का दूसरा नेम क्या था, सिक्योरिटी नीड। लास्ट वीडियो में हमने किया था ना मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो सिक्योरिटी नीड, एक पर्सन क्या चाहता है कि उसकी लाइफ सिक्योर हो। इट मीन्स कल को अगर वो अर्न ना कर पाए, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, एक एज के बाद उसकी अर्निंग कैपेसिटी उतनी नहीं रह पाएगी, तो फिर वो क्या करेगा। तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट बेनिफिट देती है कि जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको क्या मिलता है, कुछ एक लमसम अमाउंट मिलता है जिसे हम ग्रेच्युइटी बोलते हैं, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जब जैसे जिस टाइम पर एक एम्प्लॉई वर्किंग में होता है, काम कर रहा होता है, तो उसकी जितनी सैलरी होती है उसमें से कुछ प्रपोर्शन क्या होता है, कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है। और उसके अंदर एम्प्लॉयर का भी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, और उसका जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट होता है वो इकट्ठा होता रहता है और रिटायरमेंट के टाइम पर उस एम्प्लॉय को वो दे दिया जाता है। तो ये थे हमारे 7 कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फर्स्ट, पे एंड अलाउंसेस, देन प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप जिसमें शेयर्स इशू किए जाते हैं, ओनरशिप की फीलिंग आती है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, आउटपुट के अकॉर्डिंग, जैसे डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम किया था ना कि वेजेस आर गिवन टू एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। उसके बाद बोनस अबव सैलरी जो दिया जाता है, कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। या फिर इस तरह से मान लो एक शुगर इंडस्ट्री है, कंपनी क्या कर रही है, आपको शुगर ही दे रही है, आपको सैलरी तो मिल रही है, साथ में कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी दिया जा रहा है, तो वो भी किस में आ जाता है, बोनस में। परक्विजिट्स जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गए, एजुकेशनल अलाउंसेस हो गए, इस तरह से। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स कि जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेच्युइटी या फिर पेंशन के फॉर्म में। तो ये सब किस में आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे किसकी, नॉन फाइनेंशियल या फिर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल या फिर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अब नॉन मॉनेटरी, कई बार ऐसा होता है चाहे तो वो नॉन मॉनेटरी है, नॉन फाइनेंशियल, बट सम टाइम उसमें भी फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, उसमें भी मनी इन्वॉल्व होती है। जैसे हमने कहा कि जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होता है वो एक पर्सन की कौन सी नीड्स को पूरा करता है, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड को। इसी तरह जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होता है ये एक पर्सन की सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स मतलब साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है, इन नीड्स को वो फुलफिल करता है। तो कहते हैं कि जो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है सम टाइम इसमें भी फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। लाइक अगर हम बात करें प्रमोशन, अब प्रमोशन क्या होता है आपको पता है, हमने रिक्रूटमेंट वाले चैप्टर में किया था कि लोअर लेवल टू अपर लेवल शिफ्ट करना। जब लोअर लेवल टू अपर लेवल शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियस है उस पर्सन की रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी, उसकी जो भी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, ऑब्वियस है उसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। अब प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोशन नॉन मॉनेटरी में आ रहा है, बट यहाँ पे उसको सैलरी भी मिल रही है, मतलब मनी भी मिल रही है, लेकिन
उसके लिए मनी एस्पेक्ट इतना मैटर नहीं करेगा, उसके लिए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ज़्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन बन रही है कि एक पर्सन क्लर्क से मैनेजर बन गया। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजर की पोस्ट पे उसका प्रमोशन हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्टेटस सब इंक्रीज़ हो गया, उसका लेवल इंक्रीज़ हो गया। नो डाउट मनी मिल रही है, बट इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो नॉन मॉनेटरी के अंदर अब हम फर्स्ट करते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। अब इसके अंदर क्या होता है, एक कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को किस किस तरह से मोटिवेट कर सकती है कि एक कंपनी की मीटिंग चल रही है, सपोज करो एक एम्प्लॉय है, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, उसकी प्रेज कर देना पूरी मीटिंग में, उसको कोई सर्टिफिकेट दे देना, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसको मेमोंटोस दे देना। मतलब जैसे शील्ड्स वगैरह होती है ना, आप लोगों को स्कूल में मिलती है, जब आप फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, आपका कोई रैंक आता है, तो प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर आपको क्या करते हैं, शील्ड्स देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक आपका स्टेटस बनता है, वहाँ पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आपको एक मोटिवेशन मिलता है फ्यूचर में और अच्छे से करने के लिए। इसी तरह टीचर क्लास में जब आपको वेरी गुड बुलवा देता है, या फिर आपकी प्रेज कर देते हैं, या क्लैपिंग करवा देते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी कि आप मोटिवेट होते हो फ्यूचर में बहुत अच्छे से करने के लिए। इसी तरह जो कंपनी का नोटिस बोर्ड है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो भी परफॉर्मेंस है उसको लगा देना, उसकी फ़ोटो लगा देना, न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो दे देना। तो ये सब किस में आ जाता है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद आता है सेकंड, स्टेटस। ये स्टेटस व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं है, ध्यान रखना। तो स्टेटस के अंदर क्या होता है कि एक रैंक, हर पर्सन चाहता है कि उसका एक स्टेटस हो, उसका एक अच्छा रैंक हो। जब एक पर्सन एक अच्छे रैंक पर होता है तो उसकी एक रेप्यूटेशन बन जाती है। तो उसका रैंक जो होता है उसको उस अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ दी जाती है, लाइक अलग से कैबिन दे देना, पीए दे देना, उसके ऑफिस में अच्छा फर्नीचर, उसके रूम में, उसके कैबिन में अच्छा फर्नीचर रखवा देना। तो उससे क्या बनता है, एक पर्सन का स्टेटस बनता है। तो ये चीज़ भी उसको क्या करती है, मोटिवेट करती है फ्यूचर में अच्छे से वर्क करने के लिए। उसके बाद आता है थर्ड, जॉब सिक्योरिटी। अब ये देखो, जैसे प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, वहाँ पे क्या होता है, हर टाइम एम्प्लॉयज़ के माइंड में एक टेंशन होती है, एक प्रेशर होता है, क्या कि कभी भी उसको जॉब से फायर किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब जॉब से निकाला जा सकता है। अब जब एक एम्प्लॉय के माइंड में हर टाइम ये टेंशन हो, क्या पता कब जवाब दे दें ऑर्गेनाइजेशन वाले, क्या पता कब निकाल दें, तो क्या वो वर्क अच्छे से कर पाएगा? नहीं, वो वर्क प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं हमारा ध्यान हमारे वर्क में नहीं जाएगा। तो जॉब सिक्योरिटी एक ऐसा इंसेंटिव है जिससे हम एम्प्लॉयज़ को एश्योर करवाते हैं, श्योरिटी देते हैं कि आपकी जॉब क्या है, परमानेंट है। मतलब आप वर्क अच्छे से करो, रिलैक्स होके करो, टेंशन फ्री होके करो, आपको कोई भी जॉब से नहीं निकालेगा। अब उस एम्प्लॉय को ये पता है कि मुझे जॉब से कोई नहीं निकालेगा, तो ऑब्वियस है वो वर्क को फुल कंसंट्रेशन से करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। तो जॉब सिक्योरिटी भी एक क्या है, सोर्स है, एक वे है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का। बट क्या होता है, इसका एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी है। क्या, अब जब जिस पर्सन को ये पता हो कि मैं इस जॉब पर परमानेंट हूँ, इट मीन्स कि मुझे निकाला नहीं जाएगा, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ क्या हो जाते हैं, लेज़ी भी हो जाते हैं। तो इसके चांसेस भी कई बार होते हैं। उसके अलावा आता है हमारे पास फोर्थ, जॉब इनरिचमेंट। यहाँ पे जॉब ही मोटिवेशन का काम करेगी।
अब कई लोग क्या होते हैं जिनको चैलेंजिंग वर्क पसंद होता है, मतलब वो लोग एक ही वर्क को, एक ही काम को कर करके बोर हो जाते हैं, अक जाते हैं, तो वो ये चाहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा हो, मतलब वो जॉब को अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि वो बोर हो जाते हैं। तो एक मैनेजर क्या करता है, उसकी जॉब को चैलेंजिंग बना देता है, उसकी जॉब को इंटरेस्टिंग बना देता है। अब जब जॉब क्या होगी, इंटरेस्टिंग होगा, मतलब उसमें कुछ अथॉरिटी ऐड कर देना, कुछ न्यू वर्क इस तरह से कुछ ऐड कर देना ताकि उस जॉब को इंटरेस्टिंग वे से वो एम्प्लॉय कर पाए। तो यहाँ पर जॉब ही क्या कर रही है, एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रही है। इस तरह से क्या कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ मतलब वैरायटी ऐड कर दी जाती है वर्क में, जिसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज की नीड होती है। उसके बाद आता है फिफ्थ, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इट इज ऑल्सो एन इंसेंटिव टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। अभी देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मीटिंग चल रही है, कोई भी डिसीज़न लेना है, ऑब्वियस एक मैनेजर का मेन काम ही क्या होता है, डिसीज़न लेना, मैनेज करना। अब डिसीज़न जब लेना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को बुला लेता है, ठीक है। जब वो डिसीज़न ले रहा है, अपने एम्प्लॉय से कहता है क्या हम ऐसा कर लें। अब जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय से ये बात पूछता है क्या हम ऐसा कर लें, इट मीन्स कि क्या हो रहा है, उसका पार्टिसिपेशन हो रहा है, उससे सजेशन लिए जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, एम्प्लॉय को बहुत अच्छा लगेगा कि मुझसे पूछा जा रहा है, इट मीन्स कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ, तभी तो मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरे को इतना कैपेबल, इतना एबल समझा जा रहा है कि मेरे से कंसल्ट किया जा रहा है, मुझसे सजेशन मांगे जा रहे हैं। तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छा डिसीज़न भी लेगा, बहुत अच्छे एडवाइस भी देगा, सजेशन भी देगा और बहुत अच्छे से वर्क भी करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मैं अच्छे से वर्क करूँगा तो मेरा पार्टिसिपेशन होगा, मेरे से भी पूछा जाएगा एट द टाइम ऑफ डिसीज़न मेकिंग। उसके बाद आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है फ्रीडम दे देना, मोर ऑटोनॉमी। यहाँ पे क्या करता है, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कहता है, फ्रीडम दे देता है कि बार बार हमसे पूछने की नीड नहीं है, कोई भी डिसीजन है आप अपने आप ले लो। यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉय को फ्रीडम दी जा रही है, एम्प्लॉय मैनेजर से पूछेगा नहीं, वो खुद ही डिसीजन लेगा। तो एम्प्लॉय को ये लगेगा कि मेरे से, मतलब मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे अपने मैनेजर से भी पूछने की नीड नहीं है कि क्या करना है, मैं खुद ही डिसीज़न ले रहा हूँ। तो वो क्या होगा, मोटिवेट होगा और वर्क को बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि मैंने डिसीज़न लेना है, कल को अगर कोई भी रॉन्ग डिसीज़न होगा उसके लिए अकाउंटेबल भी मैं ही होऊंगा। उसके बाद आता है सेवंथ हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब कि एनवायरनमेंट। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा होगा, मतलब ज़्यादा रोक टोक ना हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं। अगर कोई पर ऐसा क्लाइमेट है, हर बात बात पे रोकना टोकना, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा टिकते भी नहीं हैं और अपना बेस्ट भी नहीं दे पाते। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट भी क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है। जैसे अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वहाँ पर क्या होता है कि फ्रीडम दे दी जाती है, आप आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करो। तो ये चीज़ें भी क्या करती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं। उसके बाद आता है प्रमोशन या फिर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन भी अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है। जैसे अभी आपको बताया कि प्रमोशन में
आपका स्टेटस इंक्रीज हो रहा है, आपकी सैलरी इंक्रीज होएगी, बट इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ेगा। तो प्रमोशन किस में आ जाता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक मैनेजर को सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना होता है, ये समझना होता है कि किस पर्सन को वो किस वे से मोटिवेट करें। जैसे अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो वहाँ पर जो लोग हैं मॉनेटरी इंसेंटिव से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनको मनी की नीड होती है। अगर हम हायर लेवल की बात करें, टॉप लेवल की बात करें, तो वहाँ पर लोग नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।